हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस चैनल। इस क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे हैं जेई एडवांस के पीछे ओल्ड क्वेश्चंस हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि हम इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं आपको जो ओल्ड क्वेश्चंस है, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यूएशन करते करते जो लेटेस्ट क्वेश्चन होगा जेई एडवांस का वो सारा क्वेश्चन डिस्कस होगा इस चैनल पे आपको। तो आप जो है कंटिन्यूड अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप इससे जुड़े रहेंगे, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप जो है जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जेई एडवांस में और जेई मेन में पूछे हुए हैं उन क्वेश्चन का डिस्कशन कंटिन्यूएशन आपको मिलते रहेगा। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड इन 2006। इसमें ये बोल रहा है आपको कि ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर द गिवन फिगर। यहाँ पे हमें एक करंट दिया गया है जो इनटू द प्लेन है। जो करंट का मैग्नीट्यूड जो है ये I1 है। सॉरी, I1। और यहाँ एक लूप रखा है आपको ABC एंड D जो है डायरेक्शन चल रहा है आपको डायरेक्शन करेगा। अंदर से रिफ्लेक्स लाइन को एस ऑब्जर्व करेगा और जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उसके रिस्पेक्ट में हमें चूज करना है। तो जो करंट आपको I1 में जा रहा है ये इनटू द प्लेन है, और जिस प्लेन में ये लूप रखा हुआ है दिस इज जो प्लेनर लूप है ये आपको रखा हुआ है। तो इस करंट के कारण से इस तरफ जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जैसा लूप हमारे पास सर्कुलर बना हुआ है इसके पैरेलल होगा। जैसे कि अगर हम इस पे कोई डीएल एलिमेंट लेते हैं तो जो डीएल का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये हम लोग पढ़ रखे हैं कि अगर कोई स्ट्रेट वायर में करंट जा रहा है तो इसके कारण से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड होगा वो सर्कुलर टाइप का बिल्ड होगा इस तरह से। या आप राइट हैंड को यूज कर सकते हैं और इस तरह से कर्लिंग, जिधर कर्लिंग हो रहा है that direction curve will be the direction of the magnetic field and we can find out on the basis of that। तो पहला है कि नेट फोर्स ऑन द लूप इज जीरो। तो जब भी लूप होगा और ये जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड जोन में होगा तो लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल नहीं है तो हम डायरेक्ट से बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप इट इज जीरो। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जो पार्ट आपका बी है और जो पार्ट ए है इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो इस डायरेक्शन में होगा कि बी और ए पे जो है जिस डायरेक्शन में हमें, यानी कि अगर हम बात करें फोर्स ऑन बी ए पार्ट तो इसमें जो फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये पैरेलल है किसके, डीएल के। डीएल का जो डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शन में ही हम लोग कंसिडर करते हैं। तो दैट मींस कि इस पार्ट में फोर्स हो जाएगा। फिर बात करें जो डीसी में जा रहा है, इसलिए आपका क्या होता है डीसी है तो मैग्नेटिक डायरेक्शन और जो करंट का डायरेक्शन है वो एंटी पैरेलल है। तो अगर हम डी से सी में जाएंगे तो इस केस में भी हमें मैग्नेटिक फोर्स जो है ये करंट के कारण से यहाँ पे जीरो हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे ये एंटी पैरेलल है डीएल के। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया। अब यहाँ पे दो वायर आप देख पा रहे हैं इस पूरे लूप में। एक की जो सी से बी जा रहा होगा करंट, इधर करंट जा रहा है ये आई जा रहा है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्शन है। अगर इसे तो इस तरह से जो है बी क्लोजर पॉइंट पास तो क्लोजेस्ट पॉइंट और फारदेस्ट पॉइंट के बीच में अगर सेपरेशन आ रहा है, यहाँ पे सेपरेशन आ रहा है यानी कि जहाँ करंट हमारा जा रहा है इससे बी और सी के बीच में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। लेकिन एक बात होता है कि जैसा बी और सी का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं करंट जा रहा है उसी तरह से ए और डी का भी उतना ही सेगमेंट हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि ये कोई भी रेडियस अगर इनर रेडियस इसका यहाँ से यहाँ तक का ए होगा और आउटर रेडियस को अगर हम मान ले कि यहाँ से यहाँ तक ये बी है तो ये वाला जो सेगमेंट है जिसमें हमें ए और डी में भी करंट जा रहा होगा तो यहाँ से इसको आर मान लेंगे। तो व्हाट डज इट मीन, ओनली वन थिंग यू कैन सी कि किसी भी वायर में अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, लेट्स सपोज इनटू द प्लेन दिया हुआ है तो इस पे जो है इस तरफ फोर्स लग जाएगा। और अगर इसी डायरेक्शन ऑफ करंट को अगर हम लोग बदल देते हैं तो इस पे इस तरफ फोर्स हो जाएगा। सेम सेम फील्ड में अगर हम कर रहे हैं वही कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो बी और सी अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है डायरेक्शन में, और इधर का यानी कि बी और सी पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो जिस प्लेन में ये रखा हुआ है उसमें ऊपर की तरफ लगेगा, यानी कि अगर हम बी और सी पे बात करें तो इसमें फोर्स का जो डायरेक्शन हो जाएगा ये डायरेक्शन हो जाएगा जिस प्लेन में रखा गया है उस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सॉरी अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में ये लगेगा। और सेम चीज आपका इस केस में जो है हो जाएगा ए और डी के केस में
वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जो नेट फोर्स हमें बी और सी पे मिलेगा और जो ए और डी पे मिलेगा वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिलेगा। तो यहाँ पे ए और डी के केस में हमारे पास जो यहाँ पे फोर्स लगेगा ये इनटू द प्लेन लग जाएगा, जिस प्लेन में ये रखा हुआ है। तो जिस प्लेन में ये रखा हुआ है उस पे इनटू द प्लेन लगेगा, और जितना मैग्नीट्यूड ये है उतना ही ये भी है। तो दैट मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे एक कपल प्रोड्यूस हो रहा है ए बी में और एडी में जो है, सॉरी ए बी, बीसी में इट इज नॉट ए बी, तो बीसी में एक कपल प्रोड्यूस हो रहा है, और एक जो है आप बीसी में एक जो फोर्स लग रहा है और जो एडी में फोर्स लग रहा है ये इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण से ओवरऑल दो फोर्स तो जीरो था ही, और ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। हो सकता है ऑप्शन ए है हमारा वो करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आ जाते हैं बी का जीरो। अब इसमें नेट टॉर्क तो हम जानते हैं कि नेट नेट टॉर्क जो होगा इस लूप में जो है आपको वो जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और दूसरे पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये इसको रोटेट कराना शुरू कर देगा। तो जैसे ही रोटेशन होगा इस केस में हम बोल सकते हैं कि टॉर्क लगेगा, टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो यानी कि ये गलत हो गया। अब लूप विल रोटेट, तो ये क्वेश्चन आपको बस ये पूछ रहा है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है कि टॉर्क कितना होगा ये बताओ, टॉर्क के बारे में बस ये पूछ रहा है कि टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो डायग्राम है, अगर हम यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि एक लाइन है ओ डैश, अब यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ओ पे, और जो इस तरह का आपके पास बन रहा होगा, यानी कि जो प्लेन में करंट जा रहा है तो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, सॉरी इस डायरेक्शन में रोटेशन होगा लूप का, जो लूप का रोटेशन होगा वो आपको जिस प्लेन में आप मान रहे हैं उसमें आपको, अगर ऑब्जर्वर ओ से लोकेट करेगा इसको तो इसको दिखेगा क्लॉकवाइज, यानी ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है तो इसको क्लॉकवाइज दिखेगा, क्योंकि ऊपर खींच रहा है और नीचे खींच रहा है, तो रोटेशन इस तरह से आएगा आपको कि ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ऑब्जर्वर को बैठा दीजिए ओरिजिन पे यानी ओ पॉइंट पे, तो उसको दिखेगा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दो ए और सी हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी, इसमें दिया हुआ है आपको इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ with same velocity, they enter semi-infinite region of uniform magnetic field perpendicular to the velocity। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक रीजन मान लेते हैं जहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है इनटू द प्लेन, लेट्स सपोज दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बी, एंड यहाँ पे दो, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो कि ये आपका इधर से प्रोटॉन है और इधर से जो है इलेक्ट्रॉन है, और परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी यहाँ पे ये दोनों इंटर कर रहा है, सेम वेलोसिटीज। तो इसका भी वेलोसिटी v है और इसका भी वेलोसिटी v है। तो प्रोटॉन जब ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में जो है ये आपको सेमी सर्कुलर बना के बाहर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जिस जोन में हमें दिया गया है उसके बेसिस पे हम ये चीज कह रहे हैं कि ऊपर की तरफ इसलिए टर्न लेगा क्योंकि हम लोग फोर्स का कंसेप्ट जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, इट इज क्यू वी क्रॉस बी। तो क्यू वी क्रॉस बी के बेसिस पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, फोर्स परपेंडिकुलर होगा, और राइट हैंड थंब रूल से ये इसका मूवमेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होने के कारण से जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस तरीके का, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकल रहा है, और ये पाथ जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है 1 और 2, ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड रीजन से निकल जाएगा तब का पाथ, यानी दोनों एक सेमी सर्कुलर बना रहा है। रेडियस के लिए हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, इट इज mv/qb। अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, स्पीड भी सेम रख दिया, यानी रेडियस का जो फैक्टर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। तो रेडियस के बेसिस पे आप ये चीज सोच सकते हैं कि किसका रेडियस यहाँ ज्यादा होगा, तो प्रोटॉन का जो रेडियस होगा ये ग्रेटर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के रेडियस से। तो यहाँ पे हमारे पास है दे विल, ऑप्शन क्या क्या है उसको देखते हैं। दे विल नेवर कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, तो ये जो है गलत हो जाएगा। दे विल कम आउट ट्रेवलिंग अलोंग पैरेलल पाथ, तो जब ये दे विल कम आउट की बात हो रही है, तो यानी कि जब जो पाथ 1 का है और जो पाथ 2 का है ये दोनों जब बाहर निकल चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये दोनों पैरेलल मूव कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि इट इज करेक्ट, दे विल कम आउट एट द सेम टाइम एंड दे विल कम आउट एट द डिफरेंट टाइम। क्योंकि आपने यहाँ पे ये देखा है कि जो
रेडियस है ये इसका ज्यादा है, और टाइम पीरियड के लिए हम लोग यूज करते हैं इट इज 2πm डिवाइडेड बाय क्यूबी। तो यहाँ पे तो सारा फैक्टर सेम है, लेकिन ये मास फैक्टर है। मास किसका ज्यादा है? प्रोटॉन का ज्यादा है, यानी कि तो ये तो टाइम पीरियड की बात हो गई। तो ये जो टाइम स्पेंड कर रहा होगा इसमें, टाइम स्पेंड करेगा, तो उसको हम लोग किस बेसिस पे निकालते हैं? तो दैट मीन्स कि यहाँ पे टाइम जो होगा, दिस इज टाइम के लिए हम लोग यूज करेंगे कितना देर टाइम स्पेंड किया मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्योंकि दोनों का हाफ टाइम पीरियड स्पेंड हुआ है, तो अगर हम इसमें टी प्रोटॉन बाय 2 करते हैं, ये प्रोटॉन के लिए टाइम स्पेंड है, और टी इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग यूज करेंगे टी इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्योंकि प्रोटॉन का टाइम हमारे पास ज्यादा आएगा, उसके मास फैक्टर ज्यादा होने के कारण से, तो हम बोल सकते हैं जो टाइम पीरियड होगा प्रोटॉन का, ये भी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि यहाँ पे ये मास फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है ये ज्यादा हो रहा है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो ऐसा बोलने के बेसिस पे हमें ये मिल गया कि जो टाइम स्पेंड होगा प्रोटॉन का, ये टाइम इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। तो यानी कि दे विल कम आउट एट द सेम टाइम, दे विल कम आउट एट द डिफरेंट टाइम, यानी कि डी ऑप्शन होगा। दोनों का डिफरेंट टाइम स्पेंड हो रहा है, तो इसीलिए दोनों को डिफरेंट टाइम लगेगा वहां पे आउट होने में। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर हैविंग, कंसीडर द मोशन of positive point charge in a region where there are simultaneous uniform electric field, magnetic field. Electric field जो है वो j डायरेक्शन में है, magnetic field भी j डायरेक्शन में है। At t0 this charge has velocity v in xy plane, makes an angle theta with the x axis। तो मान लेते हैं कि ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। इसको x एक्सिस मान लेते हैं, इसको y एक्सिस मान लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर z एक्सिस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर की तरफ है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में, दिस इज व्हाट ई नॉट जे डायरेक्शन ये दिया गया है। और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है इसी डायरेक्शन में है, दैट इज बी नॉट इंटू जे डायरेक्शन। अब यहाँ पे ओरिजिन से हम लोग देख रहे हैं कि इनिशियल टाइम t0 पे चार्ज हैज सम वेलोसिटी इन एक्स वाई प्लेन। सो यहाँ पे अगर इसको कुछ वेलोसिटी आप दे देते हैं और एक्स एक्सिस से वो एंगल थीटा बना रहा है, तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आपको दिख रहा होगा, एक वी कॉस थीटा और एक यहाँ पे वी साइन थीटा। वी साइन थीटा, तो वी साइन थीटा और वी कॉस थीटा, ये वी कॉस थीटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दोनों पे वेलोसिटी का जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और वी साइन थीटा जो है यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट है दोनों के। अब यहाँ पे क्या ऑप्शंस है? दिस इज ऑल्सो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन। थीटा जब जीरो होगा तो चार्ज मूव्स इन सर्कुलर पाथ इन द एक्सजेड प्लेन। तो थीटा का वैल्यू अगर हम जीरो ले लेते हैं यहाँ से, तो ये चार्ज जो है सर्कुलर प्लेन, थीटा जीरो का मतलब ये हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगा। दैट इज द ओनली मीनिंग हियर। तो यानी कि थीटा, सॉरी थीटा, यहाँ पे एक चीज है कि ये वेलोसिटी थीटा जीरो का मतलब हो गया कि इफ थीटा इज जीरो इन द केस हियर विल बी गेटिंग, सॉरी, थीटा जीरो हो जाएगा हमारा। मान लो कि थीटा अगर हम जीरो करते हैं, तो थीटा जीरो के केस में क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये परपेंडिकुलर हो रहा है वेलोसिटी पे। तो इसके कारण से ये पार्टिकल को सर्कुलेट कराएगा एक्सजेड प्लेन में। एक्सजेड प्लेन में क्यों कराएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। तो ये सर्कुलर पाथ बनाएगा, और इस सर्कुलर पाथ के कारण से, मैग्नेटिक फील्ड के कारण से पार्टिकल सर्कुलेट करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये किधर की तरफ लग रहा है? ये वाई डायरेक्शन में है। तो ये चाहेगा कि इलेक्ट्रिक एक वेलोसिटी, इसको स्टेट, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर की तरफ ये एक फोर्स लगवा देगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये वाई डायरेक्शन में यहाँ पे बिल्ड होगा। दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा? इसको वाई की तरफ ले जाना चाहेगा। तो यानी कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में भी मूव कराएगा, ये हो जाएगा वाई एक्सिस के तरफ, वाई एक्सिस के तरफ। तो ये दोनों पाथ तो फिर सर्कुलर ओनली नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब हम स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर को कंबाइन करते हैं तो वो हेलिकल पाथ होता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा थीटा जीरो, चार्ज अंडरगोज हेलिकल मोशन विथ कांस्टेंट पिच। पिच कांस्टेंट कैसे होगा? पिच जो है आपका बढ़ते रहेगा ना। पिच कांस्टेंट का मतलब है कि यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके इस तरफ फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स जो है इसके स्पीड को हमेशा बढ़ाएगा। तो जैसे ही स्पीड बढ़ेगा, तो स्पीड बढ़ने से क्या आपका ये पिच कांस्टेंट रहेगा? नहीं कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ स्पीड बढ़ रहा है। पिच कांस्टेंट तब होता जब ओनली
उस तरह से सिनेरियो होता है कि आपका स्पीड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। इस तरह से अगर हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी पे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी पे और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है कोई एंगल बन रहा है, तो ये कंपोनेंट इधर की तरफ जब बढ़ेगा v cos थीटा, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है। तो ये वाला केस आपने पढ़ रखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में जो है अगर हम चार्ज पार्टिकल को कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो इसमें v sin थीटा परपेंडिकुलर है और v cos थीटा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो इस केस में हमें पिच जो मिलता है इट इज v पैरेलल इनटू द टाइम पीरियड हियर। तो v पैरेलल तो आपका चेंज हो नहीं रहा है, तो टाइम जो पिच होता था इस केस में ये कांस्टेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये गेन कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स लगेगा, फोर्स के कारण से स्पीड बदलेगा, और स्पीड अगर बदल गया तो ये जो v पैरेलल यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, पिच जो है यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, तो बी ऑप्शन वी डोंट हैव करेक्ट। अब थीटा 10 डिग्री लेते हैं तो चार्ज अंडरगोड हेलिकल मोशन विद इट्स पिच इंक्रीजिंग विद द टाइम। अब ये चीज हम लोग डिस्कस कर लिए कि अगर थीटा को आप कुछ ले लेते हो यहाँ पे, इसको अगर 10 डिग्री ले लेते हैं तो इधर का कंपोनेंट के कारण से ये जो है एक्सजेट प्लेन में सर्कुलेट होगा, और इधर के कंपोनेंट के कारण से ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ इसका ये स्पीड जो है बदल रहा होगा हमेशा, तो पिच इंक्रीजिंग विथ टाइम होगा, ये हमें करेक्ट मिल गया। थीटा 90 पे चार्ज अंडरगो लीनियर बट एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग वाई। थीटा 90 का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण से कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि जब थीटा 90 हमारा हो जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन थीटा 90 केस में इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये 0 नहीं होगा, और इसके कारण से हमें एक एक्सेलरेशन मिल जाएगा जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एंड ड्यू टू दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो ये आपको एक्सेलरेट होगा, मोशन वाई एक्सिस की तरफ होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको भी करेक्ट बोलेंगे। तो यानी सी और डी यहाँ पे करेक्ट है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसमें दिया हुआ है पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज क्यूब मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी in a region of uniform magnetic field xy plane, the magnetic field extend from 0 to L। तो मान लेते हैं कि ये पोजीशन आपका 0 है और ये L है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं और ये x इज इक्वल टू L मान लेते हैं। अब चार्ज पार्टिकल जब यहाँ इंटर कर रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है विद कांस्टेंट वेलोसिटी 4i इंटर्स यूनिफॉर्म, तो इधर से जब ये आ रहा है, मान लो ये u1 दिया हुआ है एंड इट इज 4i, और जब ये बाहर निकल रहा है कहीं पे, हम यहाँ पे मान लेते हैं, तो इसके जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी दिया गया है हमें जिस समय ये बाहर बाहर जा रहा होगा, उस समय का वेलोसिटी है बाहर जाने का, ये है इट इज 2√3i + j। ये हमें दिया गया है, इतना मीटर से निकल रहा है, यानी कि इसका x कंपोनेंट वेलोसिटी जो होगा दिस इज 2√3, एंड जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा दिस विल बी, दिस इज व्हाट वी हैव द 2। ये y कंपोनेंट में है, और x कंपोनेंट अगर हम बात करें तो इट इज 2√3। तो x कंपोनेंट y कंपोनेंट अगर पता है तो क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2√3। तो यहाँ से ये 1/√3 आ रहा है, यानी थीटा का वैल्यू हमारे पास जो है वो π/6 हो जाएगा, यानी ये एंगल π/6 है, ये हमें मिल गया है जहां से ये निकल रहा है। अब इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है पहले उसको चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। आफ्टर पासिंग थ्रू दिस रीजन पार्टिकल इमर्जेस अदर साइड आफ्टर 10 मिली सेकेंड, यानी कि ये जो टाइम स्पेंड हुआ है यहाँ से पार्टिकल का यहाँ पे पहुंचने में, इस जोन में हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी, तो इसमें जो है इसका जो टाइम स्पेंड हुआ है, ये टाइम हमें दे दिया है, कितना टाइम स्पेंड किया है, इट इज 10 मिली सेकेंड। ओके, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इन विच डायरेक्शन। तो क्योंकि हमने ऊपर की तरफ डेविएशन क्यों लिया, क्योंकि जब ये इंटर कर रहा है तो इसके पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी, और जब ये बाहर निकल रहा है तो इसके पास x और y दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डेविएशन ऊपर ही हुआ होगा। अगर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निगेटिव होता तो हम डेविएशन नीचे लेके जाते, लेकिन डेविएशन में जो जब ये निकल रहा है तो इसके पास जो वेलोसिटी है निकलने का, इसमें कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट है, दोनों पॉजिटिव है, तो यानी कि y डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तभी ये ऊपर की तरफ जा पाएगा। तो डेविएशन हमने ऊपर लिया है। ऐसा आप सोच सकते थे तो डेविएशन नीचे भी हम ले सकते थे, लेकिन वो तब लेते जब इसका निगेटिव कंपोनेंट y होता, लेकिन y कंपोनेंट तो निगेटिव है नहीं, तो y कंपोनेंट निगेटिव होता तो इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा होता है, यहाँ पॉजिटिव है, तो इसके कारण से हमने इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ किया। तो अगर ये ऊपर की तरफ डेविएट हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, क्योंकि ये आई डायरेक्शन में है
और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा ये हमें निकालना है। और इसमें जो है आपको ये दिया हुआ है कि ये जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो आई डायरेक्शन में है, और इस पे फोर्स जो है आपको हमने ये वेलोसिटी कंपोनेंट इधर होने के कारण से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, यानी फोर्स किस कंपोनेंट किधर की तरफ लग रहा होगा। तो यहाँ पे ये आई से तो आ रहा था, तो फोर्स जो होगा आई पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग जाएगा, यानी फोर्स हमारा जे डायरेक्शन में है। तो फोर्स अगर जे डायरेक्शन में है और आई अगर इस डायरेक्शन में है, यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं कि आई क्या क्रॉस करें कि यहाँ पे आपको ये जे आ जाए, तो यहाँ पे वेलोसिटी है ये है आपका, तो आई क्रॉस जे जो है यहाँ पे फोर्स जो है, यानी अगर हम आई क्रॉस के करते हैं तो आई क्रॉस के माइनस जे होगा, तो यानी माइनस के करना होगा, तभी जो है हमें ये प्लस जे मिलेगा। तो यानी कि फोर्स अगर जे डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निगेटिव जेड एक्सिस में रहा होगा, इसके कारण से हमें जो है डेविएशन ऊपर हो रहा है, और दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें मिल गया। दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ये गलत हो जाएगा। तो अब मैग्नेट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैग्नेट्यूड निकालने के लिए आपको यहाँ पे दो चीज हमें मिल चुका है। ये मिल चुका है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हम लोग जानते हैं, और यहाँ पे थीटा हमें पता है और टी भी पता है। ओमेगा कैसे निकालते हैं, तो ओमेगा मैग्नेटिक फील्ड में क्यू बी बाय एम होता है, ये हम जान रहे हैं, इसको यूज कर लेंगे। क्यू दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें जो मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, थीटा का वैल्यू 5/6 रखो, एंड दिस साइड वी हैव इट इज क्यू, मैग्नेटिक फील्ड इज बी बाय एम, मास हो गया, और टाइम जो है यहाँ पे 10 मिली सेकेंड है, तो इट इज 10 × 10⁻³ तो इससे कितना आ जाएगा, दिस इज व्हाट यू कैन सी, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हो जाएगा, इट इज पाई इंटू एम डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻⁻³ इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से इस 10⁻³ को हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं, डिवाइडेड बाय 10 × 6 एंड पाई एम। तो यहाँ से ये एक जीरो कट जाएगा, दिस इज 50 एंड दिस इज 3, सो यहाँ पे सॉरी ये 2, इसको 50 और ये 3 होगा 3, सो इट इज 50 पाई एम डिवाइडेड बाय। तो हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कि इसमें जो है 3 और क्यू भी है नीचे में, क्योंकि यहाँ पे क्यू था, क्यू को हमने मिस कर लिया, यहाँ पे क्यू भी है, दिस इज 6Q, so here it is 3Q. So this is all about this question option. We have 100 pi m by 3Q unit and 50 pi m by 3Q unit, so ये 50 ये सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही करते हैं। दिस इज ऑल PYQs फॉर द JEE एडवांस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे जो आगे का क्वेश्चन है, ये 2013 का क्वेश्चन था आपको एडवांस में, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।